अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा टॉटला में। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन वाइज सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है टॉट एंड ईजमेंट की। तो ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। इससे पहले हमने पास्ट पेपर्स अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। तो आपको पता है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को बताएं उसके एसेंशियल्स के साथ और जो लीडिंग केस ला है उसको इलेबोरेट करें। तो जब भी ये सवाल आपका आएगा आपने फॉलोइंग 10 हेडिंग्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। फॉरवर्ड आपको पता है इंट्रोडक्शन होता है, इसमें सिंपली आपने बताना है किसी भी पर्सन को जब अनलॉफुली डिटेन किया जाएगा, उसकी लिबर्टी को रेस्ट्रेन किया जाएगा, तो हम कहेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया गया। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस में आपने बताना है कि आर्टिकल 21 है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डिफ़ाइन करता है लिबर्टी को, इंसान की जो फ्रीडम है उसके राइट्स की बात करता है। और जब उसी राइट टू लिबर्टी की इन्फ्रिंजमेंट होगी, उसको ख़त्म किया जाएगा, उसको वायोलेट किया जाएगा, तो फिर हम कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। मीनिंग की बात करें तो आपको पता है हर क्वेश्चन में हमने मीनिंग ब्लैक्सलर डिक्शनरी से ही लिया है। तो इसमें भी ब्लैक्सलर डिक्शनरी डिफाइन करती है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को, रेस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन इन अ बाउंड एरिया विदाउट जस्टिफिकेशन और कॉन्सेंट। यानी कि रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को कन्फाइन कर देना, किसी को डिटेन कर देना, किसी को स्टॉप कर देना, किसी को रोक देना। ठीक है, रेस्ट्रेन कर देना किसी भी पर्सन को इन अ बाउंड एरिया, यानी कि एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर, एक बाउंडेड एरिया के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर उस जगह से उसे जाने ना दिया जाए विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ ना हो, कोई स्टैचूटरी अथॉरिटी ना हो और उस बंदे की कॉन्सेंट भी ना हो। जो ये 4-5 एसेंशियल्स मुकम्मल होंगे तो हम कहेंगे इसने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट की है। डेफिनेशन की बात करूँ तो विनफील्ड, आपको मैंने पहले भी बताया था कि विनफील्ड ने टॉटला में बहुत ज़्यादा काम किया। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। विनफील्ड इसको डिफाइन करता है इलीगल अरेस्ट, यानी कि ऐसी अरेस्ट, ऐसी डिटेंशन जो कि इलीगल है, जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता। एक्चुअल डिटेंशन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ फ्रीडम, किसी बंदे की फ्रीडम को, किसी बंदे की लिबर्टी को कंप्लीटली तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, तो हम कहते हैं ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। लीडिंग केस लॉस देखें तो इसमें 2 लीडिंग केस लॉस आते हैं। एक है मैरिंग वर्सेस ग्राहम 1919 का और दूसरा है बर्ड वर्सेस जोन्स 1845 का। मैरिंग वर्सेस ग्राहम में ये हुआ था कि एक बंदा था, उसको एविएशन ऑफिसर्स ने चोर समझकर पकड़ लिया, कैप्चर कर दिया और उसको एक कंपनी में जाकर डिटेन कर दिया, उसको वहाँ पे अरेस्ट कर दिया। अनटिल एंड अनलेस उसके खिलाफ हम प्रूफ वगैरह ना सबमिट करा दें, हम उसके खिलाफ जो सस्पेक्टेड चीज़ें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको ना हम फाइंड आउट कर लें। तो जैसे ही पता चला बाद में उस बंदे को रहा किया गया, तो उस बंदे ने इस एविएशन ऑफिसर्स के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल की, उसने हैबियस कॉर्पस की, उसके घर वालों ने की होगी, उसने भी केस फाइल किया फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का कि इन एविएशन ऑफिसर्स ने मुझे सस्पेक्टेड ऑफ थेफ्ट में, कि मैं अभी इनके पास ये श्योरिटी नहीं थी कि मैं चोर हूँ कि नहीं, इन्होंने मुझे इलीगल तरीके से डिटेंशन में रखा। क्योंकि अगर ये सस्पेक्टेड थे भी, अगर इन्हें इस बात का प्रूफ नहीं था, तो ये मुझे जेल में रखते। इनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि मुझे किसी कंपनी में डिटेन करें। इन्होंने बाउंड एरिया में मेरी कॉन्सेंट के बगैर, किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के बगैर मुझे रेस्ट्रेंट किया है, मेरी फ्रीडम को इन्फ्रिंज किया है, तो अब इन्हें जो है वो हेल्ड किया जाए। तो कोर्ट ने फिर उन एविएशन ऑफिसर्स को लायबल हेल्ड किया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बर्ड वर्सेस जोन्स की। तो इसमें अंदर ये हुआ था कि एक आदमी का रास्ता दूसरे आदमी ने रोक दिया था, उसके अंदर कोई हर्डल कास्ट कर दी थी। तो उस बंदे ने जब केस फाइल किया फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जस्ट आपके अगर वे की डिस्ट्रक्शन हुई है, मेयर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पासेज डज नॉट अमाउंट टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। यानी कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तब होती है जबकि आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी मौजूद ना हो, यानी कि आपको टोटली रेस्ट्रेंट किया जाएगा, जैसे कि उस थीफ चोर को किया गया था कंपनी के अंदर, उसकी टोटली लिबर्टी ख़त्म कर दी गई थी, उसके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं थी। तो ऐसे ही केस में फिर कोर्ट ने हेल्ड किया कि इन पर्सन को हम लोग लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि इन आपके पास अल्टरनेट रेमेडी थी, इन्होंने जस्ट आपका एक रास्ता खराब किया था या आपका स्टॉप किया था, आपके पास सेकंड रास्ता मौजूद था। बेस की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि वायोलेशन आर्टिकल 21 जो है, जो कि राइट ऑफ लिबर्टी की बात करता है, उसकी जब वायोलेशन की जाएगी तो फिर हम बताएंगे कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है वो बेस उसकी स्टार्ट हुई है। एसेंशियल्स की बात करें तो आपको पता है हर टॉट में अपने एसेंशियल्स मस्ट लिखने हैं। पहला इसका एसेंशियल है डेप्रीविएशन ऑफ लिबर्टी, यानी कि किसी भी आदमी को उसकी आज़ादी से महरूम किया जाए। रेस्ट्रेंट ऑन पर्सनल लिबर्टी, उसके ऊपर रेस्ट्रेंट किया जाए, उसको स्टॉप किया जाए, उसके ऊपर कोई डिटेंशन कॉज की जाए। अनलॉफुल डिटेंशन हो, ऐसी डिटेंशन जिसको लॉ सपोर्ट ना करता हो। टोटल रेस्ट्रेंट की जाए, यानी कि पार्शियल रेस्ट्रेंट होगी तो वो डिफेंस ले जाएगा, उस फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा, टोटल रेस्ट्रेंट होना चाहिए।
एरिया बाउंड होना चाहिए, कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ के बगैर होना चाहिए। उसके बाद टाइम पीरियड मैटर नहीं करता, आपने 1 घंटे के लिए डिटेन किया है या आपने कुछ आवर्स के लिए किया है या आपने कुछ मिनट्स के लिए किया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। उसके बाद प्लेंटिफ की अवेयरनेस भी मैटर नहीं करती कि आया उसको इस बात का इल्म था कि नहीं, आपने उसकी कॉन्सेंट के साथ या उसकी कॉन्सेंट के बगैर उसको डिटेंशन में किया, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही होगी। उसके बाद ये भी चीज़ मैटर नहीं करती कि जो प्लेंटिफ है वो लुनेटिक था, पागल था, इनसेन था, सोया हुआ था, किसी भी कंडीशन में आपने उसकी लिबर्टी को जैसे ही डिटेंशन में आप लेकर आए, आपने उसके ऊपर रेस्ट्रेंट काज किया, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डिफेंसेस। इसके अंदर डिफरेंट है। इसके अंदर डिफेंस वो ले सकता है जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्यूज़ किया है कि ये बंदे ने मेरे खिलाफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया, मेरी लिबर्टी को रेस्ट्रेंट किया, तो वो बंदा डिफेंस ले सकता है कि मैंने इसको टोटली रेस्ट्रेंट नहीं किया था, मैंने इसको पार्शियल रेस्ट्रेंट किया। ठीक है, इसके पास ऑल्टरनेट रेमेडी थी कि ये भाग जाता, मैंने इसकी कॉन्सेंट के साथ किया है, मेरे पास लॉफुल अथॉरिटी थी, मेरे पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी, मुझे लॉ सपोर्ट कर रहा था, मुझे लॉ ने यह राइट दिया था कि मैं इसको रेस्ट्रेंट करूँ। मेरे ये जो मैंने काम किया ये हमारा रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट था, हमारा पहले से ये बात सेटल्ड थी कि अगर ये एग्रीमेंट की वॉयलेशन करेगा तो मैं इसको रेस्ट्रेंट करूँगा। उसके बाद ये इसकी कॉन्सेंट के साथ ही हुआ है, इसकी मैंने अरेस्ट नहीं की बल्कि मैंने इसको जस्ट इसके साथ मजाक किया है, या मेरी जो डिटेंशन है वो लॉफुल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेमेडीज़ की बात करूँ तो रेमेडीज़ यानी कि वो कॉम्पनसेशन जो कि एग्रीव पार्टी के पास मौजूद है जिसके साथ टॉर्ट कमिट किया गया है, तो जुडिशियल रेमेडी भी हो सकती है जिसके अंदर उसको डैमेजेस वगैरह पे करने पड़ेंगे अगली पार्टी को। एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकती है यानी कि वो खुद वहाँ से मारदार करके वहाँ से निकल जाए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 199 हाई कोर्ट में रिट पिट फाइल करने का, आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने का बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में उसके पास रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, उसके घर वाले या वो खुद बाद में कर सकता है कि टू प्रोड्यूस अ बॉडी, उसके घर वाले के रिट फाइल कर सकते हैं कि हमारा वो जो बंदा गायब हुआ है उसको आप प्रोड्यूस करें। तो फिर एंड आपने कंक्लूजन करते हैं। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपने इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस मस्ट लिखना है, इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग, इसके केस लॉस और रेमेडीज़ वगैरह लिखने के बाद ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।